हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कारण उसके पीछे आप लोगों की परीक्षाएं लगी हुई हैं। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जून में आपका परीक्षा होना ही होना है। यूपी पीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीजीटी वाले जो प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं, आपका जो है मई जून में एग्ज़ाम लगे हुआ है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम लगा है। और जीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इन सब के फार्म आपके आने वाले हैं। तो जो नए हमारे प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं वो भी अलर्ट हो जाएं, पहले से ही तैयारी में लग जाएं। और ख़ासकर आप सभी जो किसी भी स्टेट से हों, हर स्टेट के करीब करीब जो है जो फार्म पड़े हैं उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं और फार्म आने वाले हैं। आप लोगों की ये जानकारी होगी, चाहे आप एमपी से हों, दिल्ली से हों, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा। आप यदि यूपीएससी यानी केंद्रीय परीक्षाएँ की देख रहे हों, या आप यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या केवीए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हों, तो ये जो क्लास है आप सब इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप सभी के जो समाजशास्त्र से तैयारी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। मैं बार बार कहता हूँ, इस क्लास को आप लोग देखते हैं तो इस क्लास से आप लोगों का काफ़ी बेनिफिट होगा आने वाले परीक्षाओं में। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना किया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप ये क्लास देखेंगे आप लोग तो आप ही लोगों का बेनिफिट है। अगर आपसे पहले से तैयारी में लगे रहेंगे तो परीक्षा में जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आँख मूंद के, जिसको कहा जाता है ना कि आँख मूंद के मैंने जो है आंसर मार दिया है, मैं तो पढ़ा था जो है ये मुझे तो सब आ रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग क्लास के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए और प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पिछली कक्षाएं जो आपकी थी, हमारे पिछली क्लास जो हुई थी, तो उसमें आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर यहाँ से काफ़ी इस क्लास से हमको बेनिफिट हुआ। तो उसी अनुसार में ये क्लास आप सभी के डिमांड के अनुसार, आप सभी के मांगों के अनुसार देखिए कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मेरी क्लास आप सभी को पता होगा एक दिन बाद होता है, डेली नहीं होता है, हर एक दिन बाद। और इस क्लास का टाइम जो है 7 से 9 के बीच में ये क्लास होती है। ये मैं आप लोग कुछ लोग क्लास में जो है कमेंट करके पूछते हैं सर क्लास कितने बजे से होती है। 7 से 9 आप लोग जान लीजिए, और एक दिन बाद क्लास होती है, ठीक है। आप लोग टाइमिंग ये ध्यान दीजिए। और आप लोग इस क्लास के जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाया करेगा। और चैनल को आप लोग क्लास को जो है शेयर कीजिए से कर देंगे तो क्या है, आपके एक शेयर करने से आप जैसे और मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, कमेंट करके बता दिया कीजिए आप लोगों को किस टॉपिक पे कैसा क्लास चाहिए। और जो है धीरे से एक लाइक का बटन नीचे है, लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक ना हमारी ताकत होती है, ठीक है। तो आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये मैं बार बार देखिए आपको कोई सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कोई चीज़ छिपा के नहीं रखता कि आप लोगों को किसी चीज़ के लिए गुमराह करूं। देखिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए बता दिया हूँ क्या, कि आप लोगों के लिए ये समाजशास्त्र विषय से जो तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है, व्याख्यात्मक सहित में। व्याख्यात्मक सहित यानी कि ऐसा थोड़ी है कि ऑनलाइनर बता के चला जाता हूँ, नहीं। मैं देखिए एक प्रश्न में पूरा विस्तार से बताता हूँ ताकि आपके ये जो है प्रश्न समझ में आ जाए। होता तो कहने के लिए प्रश्न है, लेकिन आप देखे होंगे ना कि जब एक प्रश्न को मैं जो है इसमें तोड़ के बताता हूँ तो आपके इसमें कई प्रश्न निकल के चले आते हैं, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन परीक्षाओं की, तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए और इस क्लास का बेनिफिट उठाया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। और ये प्रश्नोत्तरी है, आप लोग जान ही रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे थ्योरिकल क्लास तो मैं आप लोगों के लिए थ्योरिकल क्लास भी लेकर चला आऊँगा, बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को मैं कह रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और कापी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। ताकि आप लोगों के साथ साथ थोड़ा सा जिस प्रकार आप पिछली क्लास में प्यार और सहयोग बनाए रखें, इसी तरह प्यार और सहयोग देते रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। प्रश्नोत्तर नंबर 1, ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपका कह रहा है केंद्र अभिसारी और केंद्र अपसारी यानी सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये केंद्र अभिसारी और केंद्र अपसारी क्या है, पहले इसके बारे में आप लोग
जानते होंगे तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है केंद्र अपसारी और केंद्र अपसारी किसकी अवधारणा है, ये ना कह रहा है किसकी अवधारणा है, आप लोग ध्यान दीजिए ये किसकी अवधारणा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है हेराल्ड ए गोल्ड महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है एम ओरेस्टन महोदय, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्कर लेविस। इसमें से कुछ राइटर आपके नए दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप क्लास जो बराबर करते होंगे, पिछले क्लासों में मैं ऐसे प्रश्नोत्तरों को करा चुका हूं, जो लोग आप में क्लास बराबर देखते होंगे तो ऐसे प्रश्न का आंसर खट्टे से दे देंगे, ठीक है उनको। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो दे ही देंगे। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2025 में आप लोगों को सिलेक्शन पाना है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का नहीं सिलेक्शन होगा फिर किसका होगा। अगर आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी को पाना है तो क्लास कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए क्लास कंटिन्यू कराता रहूँगा इसी प्रकार, ताकि आप लोगों को 2025 में एक जो है पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिल जाए, ठीक है। और जब एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो क्या खुशियाँ होगी जिसकी बताने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखिए आप लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन ए ये सही है। क्या है, ऑप्शन ए आपका सही है। आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए क्लास के लिए, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलिए। हेराल्ड ए गोल्ड महोदय हैं। केंद्र अपसारी और केंद्र अपसारी के बारे में क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए, जब किसी गांव की गतिविधियां अपने गांव की एक निश्चित सीमा तक सीमित होती है, यानी जो गांव के कार्य क्रियाकलाप होते हैं वो अपने गांव के अंदर तक ही सीमित होते हैं, तब हम उसे केंद्र अभिसारी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तब हम उसे केंद्र अभिसारी कहते हैं, ये ठीक है। और केंद्र अपसारी किसे कहते हैं, अपसारी केंद्र किसे कहते हैं, जब यही गतिविधियाँ कार्यविधियाँ जब हमारे एक गांव से दूसरे गांव तक, यानी गांव की सीमा लाकर दूसरे गांव शहरों बाजार तक, यानी पूरे कह सकते हैं पूरे गांव कस्बे शहर विश्व तक फैल जाए कह सकते हैं, तो इसे हम केंद्र अभिसारी कहते हैं, ठीक है। ये केंद्र अभिसारी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। और ये आपके जो ऑप्शन बी हो गए एम ओरेस्टन, ये इनको देखिए, ये जो है इन्होंने भी आपके जो ये हेराल्ड गोल्ड महोदय की जो अवधारणा थी, इसी को लेके एम ऑरेस्टन महोदय भी गोवा के एक गांव का अपने अध्ययन में शामिल किया था, इसी टॉपिक को लेके, ठीक है। केंद्र अभिसारी और केंद्र अपसारी को लेके। आपके अगले ऑप्शन क्या है, एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवासन। ये तो आप के जो है सिलेबस में तो जो है अच्छे से यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, तो इनको आप लोग बार बार पढ़े हैं, तो यहाँ से बताने की कुछ ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये संस्कृतकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय की है। आप लोग जाएँ। और ऑस्कर लेवी क्या है, ऑस्कर लेविस महोदय, ये इनको भी आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि ऑस्कर लेवी जो है इन्होंने मैक्सिको के एक गाँव है टोपोजलान गाँव का अध्ययन कर रखा था, और एक बुक जो लिखा है लाइफ इन ए मैक्सियन विलेज, जो टोपोजलान री स्टडीज 1991 में, 1991 नहीं फ्रेंड्स, 1951 है, नोट कर लीजिए क्या है, 1951, ठीक है। ये जो बुक आई थी जो मैंने बताया, कौन सी बुक है, लाइफ इन ए मैक्सियन विलेज टोपोजलान, ठीक है, री स्टडीड। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा, आप लोग अपनी कमेंट करके, कि क्या मैं आप लोगों को बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आपके समझ में नहीं आता है जो है, क्योंकि मैं तेज़ी से थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ, सोचता हूँ कि आप लोगों का कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए कम समय में, और 1 घंटे के अंदर मैं सोचता हूँ अधिक से अधिक आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ना आता हो, ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से जल्दी जल्दी बोलने से आपके समझ में ही क्लास ना आए, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई जो है मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं अपना जो स्पीड को स्लो कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 2, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके इस बात को बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कभी एहसास हुआ कि जो है उसके पीछे कारण है ना, कि जब मैं कोई क्लास या कोई देखता हूँ कोई चीज़, तो मैं फुल स्पीड में देखता हूँ, तो जल्दी जल्दी देख मेरे सुनने की आदत हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी भी जल्दी जल्दी क्लास देखने की आदत के अनुसार जल्दी जल्दी बोलने की भी आदत हो गई हो, तो ऐसा ना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसकी है, ठीक है। ये संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसकी है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ये अय्यप्पन
की, ऑप्शन बी कह रहा एम.एन. श्रीनिवासन की, ऑप्शन सी कह रहा पोकाक की, ऑप्शन डी कह रहा जी.एस. घुरिये की। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसकी है? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बता ही दिया था कि संस्कृतिकरण की क्या है जो है बातें आपको शार्ट में बता दिया था। तो एम.एन. श्रीनिवासन महोदय है ना, संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्हीं की मैंने जो, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण की बात जो है आपके एम.एन. श्रीनिवासन महोदय ने अपने अध्ययन में कर रखे हैं, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवासन महोदय जो है ये दक्षिण भारत के जब कुर्ग गाँव का यानी कुर्ग लोगों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने जो जातियों के बीच का जो गतिशीलता देखी है, उसमें इसमें ये जो लोग कहते हैं ना जातियों के बीच गतिशीलता नहीं बढ़ती, तो उन्होंने कहा इस मिथक को ये तोड़ते हुए, और कहते हैं भारतीय गांव में परिवर्तन नहीं हो सकता, गांव में जातियों के बीच इस प्रकार की गतिशीलता के लिए श्रीनिवासन द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को दिया गया था। ठीक है, और इसी अध्ययन के तहत आपके जो ये ऑप्शन सी क्या है, पोकाक महोदय, ये भी इसी में लपेटा गए हैं। ठीक है, पोकाक ने भी इसी को क्या कहे हैं, क्षत्रिय संदर्भ। ठीक है, पोकाक ने इसी अध्ययन को क्षत्रिय संदर्भ के दृष्टि से देखते हैं, आपके कहते हैं। और आपके जो ये अय्यप्पन महोदय, ऑप्शन ए ये अय्यप्पन, देखिए सब लोग इसी प्रश्न एक प्रश्न से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न का ऑप्शन आता है वो पटांग इधर उधर से आता है। एक जो प्रश्न होता है उसी प्रश्न से संबंधित सारे ऑप्शन सारे विकल्प रहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होंगे तो जो है आंसर गलत कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, क्लास आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये आपके ये अय्यप्पन जो है महोदय हैं, ये इन्होंने भी श्रीनिवास महोदय की जो है जो विद्याशास्त्र है यानी कि आइडियोलॉजी, उसी का इन्होंने भी पालन किया है अय्यप्पन महोदय जो है। और ये बताते हैं कि कहते हैं कि ये किताबी दृष्टि यानी बुक व्यू की बात करते हैं अय्यप्पन महोदय। घुरिये के भारत विद्याशास्त्र जो आइडियोलॉजी है उसी के साथ आपके इसमें जी.एस. घुरिये महोदय है ना, देखिए गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय, ये भी इसी में देखिए हैं। जो गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय की कौन, ये जो अय्यप्पन महोदय हैं और श्रीनिवास महोदय हैं, जो घुरिये के भारत विद्याशास्त्र यानी कि आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। श्रीनिवास के आइडियोलॉजी से घुरिये महोदय भारतीय विद्याशास्त्र से सहमत नहीं थे, क्योंकि ये कहते हैं कि जो ये अध्ययन का इनका जो दृष्टिकोण था ये किताबी दृष्टि है, कहते हैं बुक व्यू, और क्षेत्र दृष्टि यानी फील्ड व्यू है में इन्होंने भी जो आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन, एम.एन. श्रीनिवास महोदय, ये जो है हमेशा क्षेत्र दृष्टि को ध्यान में रख के अध्ययन को अपने किया है। ठीक है, श्रीनिवास जितनी भी अवधारणाओं को प्रतिपादन किए हैं, इन सभी का जो है दृष्टि क्या है, क्षेत्र दृष्टि के आधार पे इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने सभी अवधारणाओं को अध्ययन कर रखा है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3, ये 3 नंबर कह रहा है कि किस प्रदेश में जजमानी प्रथा को बलूटे नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस प्रदेश में, ठीक है, जजमानी प्रथा को ये बलूटे नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, किस प्रदेश में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये जजमानी प्रथा आप लोग जान ही रहे हैं कि जो जजमानी प्रथा प्राचीन भारतीय ग्रामों में पाई जाती थी। प्राचीन क्या, अभी भी गांव में देखने को मिलती है जजमानी प्रथा, आप लोग जो है देखने को मिलती है, जो एक दूसरे के बदले वस्तु के रुपये पैसे का आदान प्रदान किया जाता है कार्य के बदले। ठीक है, जजमानी प्रथा। तो जजमानी प्रथा के बारे में मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जजमानी प्रथा किसे कहते हैं। तो इसका जो है ये प्रश्न क्या कर रहा है, बलूटे नाम से जाना जाता है। क्या किस प्रदेश में जजमानी प्रथा को बलूटे नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 3 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है आपके महाराष्ट्र स्टेट में यानी महाराष्ट्र प्रदेश में जजमानी प्रथा को बलूटे नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र प्रदेश में। और आपका ये जो मद्रास है, ऑप्शन बी मद्रास जो है आपका है, मद्रास में जजमानी प्रथा को जो है आपके मिरासी नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा,
मद्रास में जजमानी प्रथा को मिरासी नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी जो है आपका क्या कह रहा है, ये मैसूर, ठीक है। मैसूर में जजमानी प्रथा को अद्दे नाम से जाना जाता है। इस नाम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, अद्दे नाम से, क्योंकि इस पर लिखते थोड़ा नहीं बनता, नहीं तो मैं आप सभी को अच्छे से लिख के बता दिया करूँ। तो मैसूर में जजमानी प्रथा को अद्दे नाम से जाना जाता है। देखिए आ दे, ठीक है, आधा दा दा पाक बनता है, अद्दे नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपका ये कौन है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप लोग जान ही रहे हैं इसका प्रजा जजमानी को, जो जजमान को प्रजा के रूप में देखा जाता है यूपी में, तो आप लोग इसको जानना है, और जो है प्रजा के रूप में देखा जाता है, ठीक है।